बंगाल में आज फेज 1 में 152 सीट्स पर चुनाव हुए। पिछले चुनाव में इन्हीं 152 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी ने 59 सीट्स जीती थी और इस बार उनका मकसद साफ है, ऐसा खेला खेलो कि दीदी का सुपड़ा साफ हो जाए। बीजेपी पिछले 4 दशकों से इस मौके का इंतजार कर रही है कि कब वो बंगाल में अपनी सरकार बना पाए, अपना परचम लहरा पाए। बीजेपी के लिए बंगाल सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का गढ़ नहीं है, बल्कि बीजेपी के लिए बंगाल जीतना एक बड़ा लिटमस टेस्ट भी कहा जाता है कि भैया दुनिया को यह दिखाना है कि वो हिंदू बेल्ट में सिर्फ नहीं, वो एक ट्रूली नेशनल पार्टी बन चुकी है और इसके लिए बंगाल जीतना काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा उसे लग रहा है कि इस बार यह सपना जो है यह पूरा हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सट्टा बाजार कह रही है, अनुमान लगा रही है, जहां बीजेपी का पल्ला अभी थोड़ा सा भारी दिख रहा है। और यह इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास सडनली कोई लोकप्रिय नेता आ गया हो जो दीदी से लोहा ले पाए, वो शायद इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने इस बार साम दाम दंड भेद सब कुछ झोंक दिया है बंगाल चुनाव को जीतने के लिए। चाहे वो इलेक्शन से ठीक पहले एसआईआर के जरिए 27 लाख वोटर्स को हटाना या 5 लाख 6 लाख और वोटर्स का एडिशन करवाना, इलेक्शन कमीशन भी अपना काम बखूबी कर रही है। अब देखिए मणिपुर की बात कर लेते हैं। जब मणिपुर जल रहा था तब केंद्र सरकार ने सीएपीएफ की 290 कंपनीज वहां भेजी थी। मान लीजिए लगभग 30,000 वहां सिपाही भेजे गए थे। बंगाल के फर्स्ट फेज ऑफ चुनाव में केंद्र ने 2,400 सीएपीएफ की कंपनीज भेजी हैं। लगभग 2,40,000 सुरक्षा कर्मी पहुंचे हुए हैं बंगाल। मणिपुर से 8 गुना ज्यादा, इतनी खराब स्थिति है बंगाल की। इतिहास में किसी भी चुनाव में किसी भी स्टेट में इतनी फोर्स कभी भेजी नहीं गई थी। इलेक्शन कमीशन ने खुली चेतावनी दी है टीएमसी को, मेरा मतलब है नहीं सभी राजनीतिक पार्टी को खुली चुनौती दी है कि बंगाल में चुनाव फ्री एंड फेयर वो करवा के रहेंगे, बिना किसी उत्पात के करवा के रहेंगे। यहां तक राज्य में कोई रात में मोटरसाइकिल पर भी अब नहीं चल सकता है चुनाव के समय। और ढेर सारे जो टीएमसी वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको अरेस्ट करने का भी एक फरमान जारी कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने और टूरिस्ट तक को बाहर निकालने की हिदायत दे दी। इन सब को देखकर ममता बनर्जी भी अब कह रही हैं, फिर मिलेंगे राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। अब कुछ लोग इसे बंगाल में दीदी का सरेंडर मान रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि दीदी तो सिर्फ चेतावनी दे रही है। लेकिन भाई कुछ भी हो, बात है कि बंगाल में चुनाव क्या इस बार मुद्दों पर लड़ा जा रहा है या एक झूठ पर लड़ा जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि वो घुसपैठियों को बाहर निकालेगी बंगाल से, लेकिन डेटा कुछ और ही कह रहा है। पिछले 12 साल से वो तो केंद्र में बैठी है, तो कितने घुसपैठिए बीजेपी ने बाहर निकाले, क्या जनता को यह बात बताई जा रही है? इससे ज्यादा जो अब इशू बन चुका है फ्रीबीज का, जो ऐलान हो रहे हैं चुनाव से पहले, क्या बंगाल के पास इतना पैसा है? यह पैसा कहां से आएगा इतने सारे फ्रीबीज देने के लिए? पत्रकारों को भी रेवड़ी देने की बात चल रही है। वाह क्या सीन है। इलेक्शन कमीशन किस हद तक जा चुकी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के चक्कर में, उसका पता लगाएंगे आज के देशभक्त एपिसोड में। साथ ही इलेक्शन कमीशन की ये जो सख्ती है ये किस पार्टी विशेष को बेनिफिट कर रही है। बंगाल की इकोनॉमी का सत्य क्या है ममता बनर्जी के राज्य में, और क्यों बीजेपी को, जो पार्टी अपने आप को मूल रूप से वेजिटेरियन दिखाती है, वो मांस मछली खाने में आजकल बंगाल में काफी बिजी हो चुकी है। एक अलग ही फकीरी चल रही है बंगाल में, जहां सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्शन कमीशन का एसआईआर, इलेक्शन कमीशन के फरमान, इलेक्शन कमीशन का बर्ताव बन गया है। जहां ममता बनर्जी का सबसे बड़ा जो विरोधी है वो इलेक्शन कमीशन बनकर खड़ा हुआ है, और जहां डेमोक्रेसी से ज्यादा इलेक्शन कमीशन की ऑटोक्रेसी की चर्चे हो रहे हैं। आज बंगाल में फेज 1 चुनाव तो हो गए, समाप्त हो गया। 80% से भी ज्यादा मतदान हुए हैं। इनिशियल जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है जब फाइनल फिगर्स आएंगे। अब वहां बीजेपी के लीडर्स पर अटैक की खबरें आ रही हैं। बीजेपी कह रही है कि यह टीएमसी ने करवाया है। वहां टीएमसी के इलेक्शन एजेंट्स ने बार बार कहा कि उन्हें अपने बूथ तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। लेकिन इस सब के बीच में बीजेपी कह रहा है कि ये जो भारी मतदान हुआ है इसका मतलब है कि परिवर्तन, बदलाव आ रहा है बंगाल में। दूसरों का कहना है कि ये एसआईआर के खिलाफ वोट है और लोग डर डर कर वोट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वोट ना करेंगे तो उनका नाम ही कट जाएगा, उनको सिटीजन कल से नहीं बुलाएंगे लोग।
लेकिन सच जो भी हो, वोट जिस वजह से गिर रहा हो, इस बात पर डिबेट नहीं है कि ऐसा चुनाव भारत के इतिहास में शायद ही कभी देखा गया हो, क्योंकि इस चुनाव में असल मुद्दों पर तो बात ही नहीं हुई है। चुनाव इलेक्शन कमीशन में क्या कर रहा है, क्या फरमान जारी कर रहा है, कौन से नए हथकंडे आजमा रहा है, इसी के इर्द गिर्द पर पूरा चुनाव का डिस्कशन चल रहा है। फिलहाल बंगाल में 2,40,000 सीएपीएफ के जवान तैनात हैं। हर 100 लोगों के लिए एक सीएपीएफ का जवान तैनात है, उसके ऊपर स्टेट पुलिस 100 अलग। तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही, चुनाव सीईसी और सीएपीएफ लड़ रही है ममता को हराने के लिए। क्या कपिल सिब्बल ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या सच में यह एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गठबंधन बन चुका है टीएमसी को हराने के लिए? 2021 के चुनाव में बीजेपी 38% वोट शेयर लेकर आती है, जिसमें उसे 77 सीट्स मिलती हैं, which was an achievement by the way, और टीएमसी को 48% वोट शेयर के साथ 213 सीट्स उनको प्राप्त होती है। लेकिन अगर गौर करें तो आपको यह दिखेगा कि बीजेपी के 36 सीट्स ऐसे थे जहां वो हारती तो है बंगाल में, लेकिन लूजिंग मार्जिन सिर्फ 5% था, और 85 सीट्स में मार्जिन ऑफ लॉस केवल 15% था। इसका मतलब है कि बीजेपी सोचती है कि उसके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर कुछ वोट्स इधर से उधर हो जाएं तो वो सत्ता उसके हाथ में आ सकती है बंगाल में। अब आप इसे चाणक्य नीति कह लीजिए, लेकिन एसआईआर के प्रोसेस के जरिए अब तकरीबन 27 लाख वोटर्स का नाम कट गया है, और कुछ लोग कह रहे हैं इतनी स्ट्रेटेजिकली कटा है कि जहां वोटर मार्जिन बहुत कम था वहां ये समतल कर देता है, इक्वेट कर देता है वो वोट शेयर को। एसआईआर का बाद लड़ाई पूरा खत्म हो गया। एक कड़वा सच और है जो बंगाल के चुनाव में सामने आ चुका है। वोटिंग के पहले चरण में 27 लाख लोगों के वोट काट दिए गए, उनके नाम काट दिए गए। उनमें से 138 लोगों का केस जो ट्राइब्यूनल है, इसके बारे में हमने आपको डिटेल में एपिसोड बनाकर ऑलरेडी बता दिया था कि किस तरीके से नाम कटे हैं। जो ट्राइब्यूनल है उनकी गुहार सुनी गई, जिनमें से 136 लोग इलेक्शन कमीशन ने उनको वोट करने की अनुमति फिर से दे दी। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इसी को आप एवरेज मानकर चलो तो जो लोग सुनवाई में आए थे, अगर उनकी समय से सुनवाई होती, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ छल नहीं किया होता, तो ये सारे लोग करीबन 27 में से शायद 25 लाख लोग अपना वोट, अपना मतदान दे सकते थे। अब ये नंबर्स हमारे लिए सिर्फ खेल लगते होंगे, हाँ, बड़े बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन सोचिए उन लोगों के लिए जिनका एसआईआर के जरिए, जिनके पूर्वजों ने वोट दिया था, जिनके पास सारे पेपर्स हैं, जो इसको चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम काट दिया जाता है। सोचिए उनके लिए कितना ह्यूमिलिएटिंग होगा। ऐसा सिचुएशन में ना, जब बोलते हैं कि ऐसा नाम कट गया तो कोई मजाक में कहता है अरे बांग्लादेशी हो गया, तो जो दुख महसूस होगा वो कोई फील नहीं कर। 27 लाख नाम काट दिए गए, उसमें से 138 की सुनवाई होती है। गुहार लगाने के बाद इलेक्शन से ठीक पहले 136 का नाम वापस भी आ जाता है वोटिंग लिस्ट में। लेकिन इस तमाशे के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। लोगों का जो हक है उसे कुचलने दे दिया गया, बिना सबूत के लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया। कोर्ट ने ऐसी गलती पहले भी की है इतिहास में, जब इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ तक को सस्पेंड माना। सेंटर के सामने इमरजेंसी के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट झुक गई थी। बहुत साल लग गए थे अपनी गलती को समझने के लिए, माफी मांगने के लिए। यहां भी इतिहास के पन्नों में सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये को दर्ज किया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी रुकने वाली नहीं थी। उनका नया फरमान इसके बाद और भी आता है कि शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पूरे चुनाव के इलाकों में कोई भी मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा, सिवाय जिसको मेडिकल इमरजेंसी हो या फैमिली फंक्शन में जाना हो। अरे बाइक में नहीं चलेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नकरी करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं, ये क्या फरमान है? इतने सारे सीएपीएफ जवान होने के बावजूद बाइक चलाने वालों पर भी रुकावट है? और कार चलाने वाले वो इतने सभ्य होनहार लोग हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं होगी। अब ऐसा रूल क्यों बनाया गया ये तो ज्ञानेश जी ही आपको बता सकते हैं। लेकिन अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आम चुनाव में एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल को वीडियो के साथ एक्सपोज करता है कि देखो देखो सामने वाला एमएलए एमपी क्या सब कर रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन यहां तो कुछ और ही रचना हो रही है। टीएमसी इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध खड़ी हुई है। टीएमसी ने बाकायदा वीडियो जारी करके
इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज करने का दावा किया है। ऐसा प्लॉट ट्विस्ट तो आदित्य धार अपनी पिक्चर में नहीं ला सकता है। टीएमसी के हिसाब से उनका आरोप है कि जो पुलिस ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बंगाल में जो अपॉइंट किया गया था, जिसका काम है राज्य में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, चुनाव करवाना, वो 20 अप्रैल को सागरिका होटल में बीजेपी के कैंडिडेट के साथ सीक्रेट मीटिंग करता दिखा हुआ है। और अगर यह बात सच है, अगर यह एलिगेशन सच है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो फिर एक बस जुमला बनकर रह गया है। इलेक्शन कमीशन यहां भी नहीं रुकती है, एक लिस्ट बनाती है जिसमें 800 से भी ज्यादा लोगों को बंगाल में ट्रबल मेकर्स के रूप में देखा जाता है और उन्हें अरेस्ट करने के लिए एक फरमान जारी कर दिया जाता है। और जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, यहां ज्यादातर नाम किसी और पार्टी के नहीं, टीएमसी लीडर्स, टीएमसी वर्कर्स, यहां तक कि एक सिटिंग एमएलए भी इस लिस्ट में शामिल थे। बाद में टीएमसी के अपील के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने इसे चुनौती दी, इसे दरकिनार किया और कहा कि भाई थोड़ा थांबा, ये भारत के ही नागरिक हैं, वोटिंग इनका भी एक बेसिक राइट है। इस तरीके से आप लोगों को बिना कोई एलिगेशन अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकते हो। लेकिन मंगलवार यानी 21 की रात तक कोलकाता पुलिस की जो डिटेक्टिव विंग है, वो इलेक्शन कमीशन के आधार पर, इस ऑर्डर के आधार पर 12 ट्रबल मेकर्स को गिरफ्तार कर भी चुकी थी। इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने एक और फरमान जारी किया जिसमें टूरिस्ट्स को मंगलवार शाम तक दीघा, तेजपुर, उदयपुर, शंकरपुर, इन सब इलाकों से बाहर जाने को बोला। होटल ओनर्स को यह भी निर्देश दिए गए कि इसके बीच में कोई भी इंसान उनके होटल में नहीं रह सकता है जो उसी जिले से ना हो। और सारे पुलिस स्टेशन से सर्टिफिकेट भी मांगा गया कि चुनाव से पहले वो ये सुनिश्चित करे कि उनके एरिया में कोई भी आउटसाइडर नहीं है, कोई मेहमान, कोई टूरिस्ट नहीं आ सकता है। चुनाव शुरू होने से पहले तमिलनाडु, केरला और इन सारे राज्यों में कुल मिलाकर 23 ऑफिसर्स के ट्रांसफर ऑर्डर्स भी निकाले गए। यह होता है इलेक्शन के समय कि ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन अकेले बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव से पहले 483 ऑफिसर्स का ट्रांसफर ऑर्डर दिया। उन 4 राज्यों को मिलाकर भी आप जितना आंकड़ा बना सकते हो, उससे 20 गुना ज्यादा ट्रांसफर ऑर्डर्स बंगाल में आते हैं। ईसी इतनी चौकस है, अच्छी बात है, चुनाव तो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, यह बात हम भी कहते हैं, लेकिन जहां बात आती है मोदी जी की तो इलेक्शन कमीशन को मोतियाबिंद हो जाता है। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के दौरान मोदी जी आकर नेशनल टेलीविजन पर लोगों को संदेश देते हैं, लेकिन वो ए पॉलिटिकल संदेश नहीं होता है, वो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर कांग्रेस को जबरदस्त डांट लगाने वाली एक संदेश होता है। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। मोदी जी बंगाल की महिलाओं और बंगाल के वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें झूठा दिलासा दे रहे हैं, कांग्रेस के साथ मुठभेड़ कर रहे हैं टेलीविजन पर, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तब ताला लग जाता है, तब कोई एक्शन नहीं होता। What else is it is misuse of the state machinery, and who do we complain to? CEC is in collaboration with them, in cahoots with them. Who do we complain to? आप बताइए, इतना सब कुछ देखने के बाद, करने के बाद और आंखें बंद करने के बाद भी अगर अब भी ममता बनर्जी बंगाल जीत जाती हैं चुनाव में, तो मेरा भरोसा इलेक्शन कमीशन से एकदम उठ जाएगा। बाय द वे, बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जो सबकी धोती खोल देता है। अब बीजेपी को देख लो, है एक ऐसी पार्टी जो अपनी आइडियोलॉजी सब पर थोपना चाहती है। पार्टी डिसाइड करना चाहती है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किससे प्यार करना चाहिए, किसे भगवान मानना चाहिए, लेकिन इतनी सारी जो आइडियोलॉजी है वो सत्ता के सामने डगमगा जाती है। उत्तर प्रदेश में गौ माता के नाम पर डंका बजता है। दिल्ली में स्टेट डिनर भी जब होता है, जब विदेशी लोग भी आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, सिर्फ वेजिटेरियन खाना परोसा जाता है। बीजेपी के नेता लोग नॉन वेजिटेरियन स्टॉल्स के खिलाफ समय समय पर मुहिम चलाते हैं। बिहार में स्कूल और मंदिरों के आसपास भी मांस मछली अब उन्हें बैन करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इसे खाने से बच्चे वायलेंट हो जाते हैं। मैं नहीं कहता हूं, बीजेपी नेता कह रहे हैं। करीबन 77% भारत मांसाहारी है, लेकिन फिर भी बीजेपी यह जताने की कोशिश करती है कि वो शाकाहारी है तो वो सुपीरियर है, वो शाकाहारी है तो वो देश की संस्कृति बचा रहे हैं। अच्छी बात है भाई, कल कुछ तो काम कर रही है पार्टी। चलिए, संस्कृति आप बचा रहे हैं, जैसे बजरंग दल वैलेंटाइंस डे के समय संस्कृति बचाती है, हिफाजत करती है देश की महिलाओं की, देश की इज्जत की। लेकिन बंगाल में बीजेपी के सुरताल कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने रैली में क्या कह दिया कि बीजेपी अगर सत्ता में आ जाती है तो मांस मछली सब कुछ बंद हो जाएगा। बस इतना कह दिया ममता बनर्जी ने। यह सुनकर बीजेपी के नेतागण मछली हाथ में लेकर घूमते दिख रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी एमएलए मंगलवार को मटन
मछली के दुकान बंद करवाने सड़क पर उतर आते हैं। और यहां देखिए अनुराग ठाकुर बंगाल में मंगलवार को माथे पर तिलक लगाकर भगवा गमछा पहनकर कैमरा के सामने मछली खाते हुए दिख रहे हैं। और यही नहीं, यहां तो हेमंता दा ने ममता बनर्जी को मछली चैलेंज भी दे डाला। मैं दीदी को बोलता हूं, दीदी आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा, टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। आप भी खाए जाओ, रोहू इलिश आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा, लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। अरे मियां आइडियोलॉजी का ही तेल लेने, सीट ज्यादा जरूरी है, सत्ता ज्यादा जरूरी है। एक राज्य में कोई बच्चा खाए तो वो वायलेंस करने चले जाता है, उसको मारपीट दो। दूसरे राज्य में पार्टी का सीएम मांस मछली खाने का चैलेंज दे रहा है, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। इसी रेट पर अगर बीजेपी चलती रही तो बहुत जल्द केरला में हेमंत दा बीफ चैलेंज भी दे देंगे विपक्षी पार्टी को। वैसे नॉर्थ ईस्ट में जैसे मेघालय में, वहां बीजेपी के नेता कह चुके हैं, बीजेपी कह चुके हैं दबा कर खाओ आप बीफ, कोई दिक्कत नहीं है। केरला में भी बीफ से इनकी पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है। अरे नेताओं ने चुनावी जनसभा में अच्छी क्वालिटी बीफ राज्य में इंपोर्ट करने का दावा किया हुआ है, लेकिन यूपी में यह सब कह दो तो वहीं कट जाओगे, बंट जाओगे। सवाल यह नहीं है कि कौन क्या खाता है, सवाल यह है कि यह पार्टी सच में कल्चर को प्रोटेक्ट कर रही है। इस पार्टी का कोई आइडियोलॉजिकल स्टैंड है या सिर्फ सीट जीतने के लिए जैसा देश जैसा स्टेट वैसा भेस। बाय द वे, बात मछली पर खत्म नहीं होती है। इस पूरे चुनाव का अहम मुद्दा था इकोनॉमी। नहीं, इकोनॉमी कैसे हो सकता है, नौकरी नहीं, यूनिटी। अच्छा, अब आप भी समझ गए होंगे, मैं फिरकी ले रहा हूं। मेन मुद्दा था इनफिल्ट्रेशन, बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाल फेंकना। जो काम बीजेपी केंद्र सरकार में पिछले 12 साल में नहीं कर पाई, वही काम अब बीजेपी स्टेट में पावर में आकर करेगी। ये चुनाव पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का चुनाव है। साथियों, ये वही टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है। अब मोदी जी ने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा, तो आइए थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं कि बीजेपी का ये जो घुसपैठियों को लेकर ये जो बयानबाजी है इसमें कितनी सच्चाई है, डेटा क्या कहती है। अब देखिए, बांग्लादेश से भारत, खासकर कि बंगाल में जो घुसपैठ का प्रॉब्लम है वो एक समस्या है। दशकों से हम इसके साथ जूझते आए हैं, इस पर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई डिबेट नहीं है कि बॉर्डर कंट्रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। पिछले 12 सालों से घुसपैठियों को रोकने की जो जिम्मेदारी है, उन्हें वापस खदेड़ने की जो जिम्मेदारी है, वो तो केंद्र सरकार की है। 2016 में यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने पार्लियामेंट को बताया कि भारत में उस समय 2 करोड़ बांग्लादेशी इलीगल तरीके से रह रहे हैं। क्या बोलते हो रेटर? यह खबर जानने के बाद या आंकड़े जानने के बाद नेशनलिस्ट बीजेपी क्या करती? नेशनलिस्ट बीजेपी का काम था कि 2 करोड़ के 2 करोड़ लोगों को वापस पीछे खदेड़ दिया जाए। तो अगले साल 2017 में इन 2 करोड़ में से कितने लोग वापस भेजे गए? 51 नहीं, 51 लाख नहीं, 51,000 भी नहीं, 5100 भी नहीं, 51। क्या बात कर रहे हैं? जब एंटी नेशनल यूपीए की सरकार सत्ता में थी तब 13,000, 10,000, 5,000 बांग्लादेशियों को हर साल डिपोर्ट किया जाता था। सिस्टम खराब था, लेकिन कम से कम 50-55 लोग तो एक साल में बाहर नहीं जा रहे थे। यूपीए ने अपने कार्यकाल में करीबन 90,000 बांग्लादेशियों को लीगली वापस डिपोर्ट किया था। वहीं मोदी सरकार अभी तक अपने तीसरे टर्म में महज 2 या 3,000 को ही डिपोर्ट कर पाई है। अगर आप डेटा एनालिसिस देखोगे तो बीजेपी को ये घुसपैठ को रोकने और बांग्लादेशियों को घर वापस भेजने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इलेक्टोरल मुद्दा उनके हाथ से फिसल जाएगा। अरे वोट बैंक का पूरा कैलकुलेशन यही होता है। अरे जब तक ना आप इलीगल इमिग्रेशन को एक मुद्दा बनाओगे, चुनावी जनसभा में एक आप उनको दुश्मन बनाओगे, चुनाव में पोलराइजेशन करवा पाओगे, बोलोगे कि अरे तुम्हारी नौकरी इन्होंने ले ली है, इकोनॉमी इनके वजह से ठप बैठी हुई है। और ये जो बॉर्डर का जो इशू है, ये जो इमिग्रेशन का इशू है, ये सिर्फ बंगाल या भारत के लिए स्पेशल नहीं है। आप यूएसए में देख लीजिए, अस वर्सेस देम का मुद्दा इंटरनेशनली कितने बढ़िया तरीके से चलता है। ट्रंप आज प्रेसिडेंट बन गए यही अस वर्सेस देम का मुद्दा बनकर। यूरोप में भी आप देख लीजिए, वहां के नेशनलिस्ट पार्टी जो है इमिग्रेशन को एक हथियार बनाकर वहां इस्तेमाल कर रहे हैं। उद्देश्य हर जगह एक ही है, लोगों को भटकाओ, कल्चर, उनके देश, उनका भविष्य खतरे में है, यह सब सुनाकर अपने आप को रक्षक बना दो
और फिर वोट बटोर लो। सवाल यह है कि बंगाल की जनता इस बात को समझेगी या वो भी इस ट्रैप में फंस जाएगी, ये तो हमें कुछ दिनों में पता चल जाएगा। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। अरे मोदी जी घातक है तो फिर अमित शाह जी भाषण पर यह सब क्यों बता रहे हैं कि बंगाल की सरकार में अगर एक बार बन जाए बीजेपी के तो सभी बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपया मिलेगा, 15,000 रुपए मिलेंगे नौकरी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को, और 21,000 रुपए मिलेंगे गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चों के देखभाल करने के लिए। पीएम किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए बना देगी, और इतनी फ्रीबीज देने के बाद भी 1 करोड़ नौकरी देने का वायदा भी किया गया है। बीजेपी का तड़का अगर आप किसी रेवड़ी को दे दोगे तो क्या वो रेवड़ी कल्चर में शामिल नहीं होता है? वही रेवड़ी कल्चर जिसका बीजेपी काफी विरोध करती आई है। वही ममता दीदी भी 1,500 रुपए से 1,700 रुपए महिलाओं को हर महीने देती है अपने स्कीम के अंडर। बेरोजगार युवाओं को 1,500 रुपए देती है हर महीने। किसानों को भी 4 से 10,000 रुपए सालाना दिया जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां ये तब भी रह जाता है, ये नए वायदों का ये पैसा कहां से आएगा? पैसे पेड़ पर तो उगते नहीं है, बंगाल के पास इतना पैसा है भी नहीं, और अगर हो भी तो ये फ्रीबी सस्टेन कितने दिन कर पाओगे? वेस्ट बंगाल के आंकड़े देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल का डेट टू जीएसडीपी रेशियो अभी 40% के आसपास है। पूरे भारत में सिर्फ पंजाब का डेट टू जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बंगाल से ज्यादा है, विच इज 46। तो बंगाल की जो माली हालत है वो ऐसे में खराब है। पूरे राज्य की कमाई 2,67,000 करोड़ रुपए है और खर्च होता है 3,40,000 करोड़ रुपए, जिसके लिए सरकार को बार बार लोन लेना पड़ता है। कर्जा तो भरना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं तो तैसे, भले ही डेवलपमेंट आप ना करो। बंगाल सरकार 60 to 70% अपना बजट का पैसा सिर्फ सैलरीज, पेंशन और डेट माने इंटरेस्ट और वेलफेयर स्कीम में ही खर्च कर देता है। दोनों पार्टी के मैनिफेस्टो में इस कर्जे को कम करने के लिए कुछ भी लिखा नहीं गया है। अच्छा ठीक है, चुनावी जनसभा में नहीं बोल सकते हो, टेलीविजन पर नहीं बोल सकते हो, मैनिफेस्टो के किसी कोने में बोल देते। बेफसूल हो रहे खर्चों को कम करने की कोई स्कीम, कोई प्लानिंग नहीं है। इंडस्ट्रियल रेवेन्यू को कैसे फिर से बढ़ाया जाए, बंगाल में इंडस्ट्रीज वापस कैसे लाया जाए, कोई प्लान नहीं है। बस लोगों का ध्रुवीकरण करो, फ्रीबीज का ऐलान करो और डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी मत करो, सिर्फ वोट्स बटोर लो। मांस, मछली और झालमुड़ी के नाम पर चुनाव यहां लड़ा जा रहा है। जिस राज्य पर 40% का डेट टू जीएसडीपी रेशियो हो, वहां राजनीति का मुद्दा डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि सिर्फ फ्रीबीज और मांस मछली लेकर डिबेट। लेकिन भारत की राजनीति अब ऐसे दौर पर चली गई है जहां बिना जुमले के, बिना फ्रीबीज के, बिना नफरत के कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता है। फ्रीबीज देने के लिए सरकार डेवलपमेंट में पैसा नहीं लगाएगी और तब भी कुछ नहीं हो तो कर्जा लेगी, और वो कर्जे का पैसा कहां से आएगा हमें समझ में नहीं आता, लेकिन आपसे और मुझसे ही वसूला जाएगा टैक्स के रूप में। तो मुबारक हो, और भी ज्यादा टैक्स आप देने वाले हैं आने वाले सालों में। अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। लेकिन उसी का एक पॉलिटिकल रूपांतर भी है कि बंगाल में जो आज हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन बंगाल टुडे विल हैपन ऑल ओवर इंडिया टुमारो। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन इस चुनाव को लड़ रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन मेन ऑपोजिशन पार्टी बन गया है, यही पैतड़े पूरे भारत देश में भी अब आने वाले सालों में देखोगे। इसीलिए बंगाल का चुनाव काफी इंपॉर्टेंट है कि क्या इलेक्शन कमीशन के कदम यहीं रोके जा सकते हैं, उन्हें कॉल आउट किया जा सकता है, या ये फॉर्मूला उनके लिए सक्सेसफुल साबित होगा और फिर हमारे और आपके साथ भी ये लैब एक्सपेरिमेंट होगा।